तो मुझे पर्सनली लगता है कि जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट होता है आइडिया से, एक ऑब्जर्वेशन से। ठीक है? किसी भी चीज़ पे आप काम करने जा रहे हो, पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। मेनली ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, ये बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसीजर है, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज़ स्टार्ट एक ऑब्जर्वेशन से होती है, या कुछ केसेस में आपको डायरेक्टली आइडिया बता दिए जाते हैं। जैसे अभी आपको मैं यहाँ जो स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूँगा, आपको उसको इस प्रोसेस से स्टार्ट करना है कि मैंने आपको सीधा आइडिया दे दिया। कुछ केसेस में क्या होता है कि हम खुद ही मैनुअली चेक कर रहे हैं, और अ, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो कहीं-कहीं से हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं कि अच्छा उस मेंटर ने ये बात बोली थी, इसने ये बात बोली थी। सबको आप मिला-जुला के एक आइडिया के तौर पे देखते हो। तो स्टार्टिंग हमेशा एक आइडिया से होती है। उसके बाद हम उसी आइडियाज़ को रूल्स और गाइडलाइंस में चेंज करते हैं। जितना आप उस आइडियाज़ को चार्ट पे देखोगे, धीरे-धीरे आप समझते जाओगे, आपको पैटर्न्स दिखने लग जाएँगे कि किन चीज़ों को आप रूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट हुआ ऑब्जर्वेशन, कन्वर्ट हुआ आइडिया में, आइडिया को ही आप रूल्स और गाइडलाइंस में चेंज करते हो। एक बार आपके पास कुछ बेसिक रूल्स आ गए, ज़रूरी नहीं है कि रूल्स आते ही आप सीधा बैक टेस्ट कर जाओ और वो सब कुछ काम कर जाए। हमेशा स्टार्ट ऐसे ही होता है कि शुरू में आपको कुछ बेसिक रूल्स मिलते हैं, फिर आप उसको बैक टेस्ट करते हो। बैक टेस्ट करने के बाद मैं आपको समझाऊँगा कैसे बैक टेस्ट करते हैं, क्या-क्या आपको बैक टेस्टिंग के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। फिर उस बैक टेस्ट के बाद आप उन पे कुछ कैलकुलेशंस करते हो। उस कैलकुलेशन के बेसिस पे, कैलकुलेशंस मतलब यही जो आप क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे थे, कुछ लोग कि सर ये इस पे काम करता है क्या? अगर कंटिन्यूअसली लॉस हो तो क्या करना चाहिए? ये सारे आंसर्स आपको यहीं मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। जब आप ये सारे कैलकुलेशंस करोगे, तब आपको एक पिक्चर मिल जाएगी कि इस रूल्स के बेसिस पे इस टाइप के कैलकुलेशन, मतलब लॉस है, ये सब कुछ है। अगर सिर्फ इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस के थ्रू अगर आपको लगता है कि आप कुछ थोड़ा-मोड़ा ट्वीक करके मॉडिफाई कर सकते हो और वो अगर काम कर जाता है, तो आप उसको आगे टेस्टिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए भेज सकते हो, नहीं तो आपको दोबारा अपने आइडिया पे काम करना होगा। तो आप शुरुआत में इसी सर्कल में रहते हो। एक बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, वो सब आपके अंडर आ गया कि हाँ, अब ड्रॉडाउन भी नहीं है उतना ज़्यादा, उतने से ज़्यादा लॉस भी नहीं है, जितना प्रॉफ़िट एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना मिल भी रहा है, तब आप उसके लिए उसी इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन से आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट डिफ़ाइन हो जाता है। आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ैक्टली मुझे वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? ओके, ओके, ज़्यादातर लोग के लिए नहीं हो रही है। ओके, तो आप मेनली इस सर्कल में रहोगे स्टार्टिंग में, इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन, मॉडिफिकेशन, अगर वो काम नहीं किया तो दोबारा आइडियाज़ पे काम करोगे। जितनी बार आप चार्ट पे ये चीज़ टेस्ट करते जाओगे, धीरे-धीरे उसमें से कुछ और रूल्स ऐड होते जाएँगे और कुछ हटते जाएँगे। तब जाके एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके जितने भी कैलकुलेशंस हैं इम्पोर्टेंट, उन सबको आपकी स्ट्रैटेजी सैटिस्फाई कर रही होगी। वो पॉइंट पे आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको कितना रिस्क लेना है, फ्यूचर में कितना एक्सपेक्ट करना है, कितने अमाउंट लगाना है, कैसे कंपाउंडिंग करना है, हर चीज़ इस कैलकुलेशन के बाद क्लियर हो जाएगी। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, काफ़ी लोग लिख रहे हैं। ओके। तो एक बार आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट डिफाइन हो गया कि एग्जैक्टली आपको कितना रिस्क क्या-क्या करना है, तो उसके बाद आप लाइव टेस्टिंग में आ जाओगे। कई बार क्या होता है कि आप जो भी बैक टेस्ट किए हो, इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस किए हो, कुछ रिस्क मैनेजमेंट बना लिए हो, उसके बाद भी लाइव टेस्टिंग जब हम करते हैं, लाइव टेस्टिंग के टाइम पे भी कई बार कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आती है, जो आप शायद बैक टेस्टिंग के टाइम पे सोच भी नहीं सकते होगे। तब आप लाइव टेस्टिंग के थ्रू जब वो चीज़ फेल होता देखते हो, तब दोबारा आप उसको मॉडिफिकेशन के लिए भेजते हो, दोबारा ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो अगर आप देखो ऊपर से, तो कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो इतना ईज़ी नहीं है। आपको अगर एक टर्म में बोलूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग प्लस बहुत ज़्यादा लेंदी और सिंपल चीज़ है, बट आपको इतना टाइम लगेगा, इतना बोरिंग प्रोसेस है, बट जो भी है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना ही चाहिए। आपको मैनुअली इस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए।
जितना भी बोरिंग हो, भले आपको 1 हफ्ता लग जाए। जब हम लोग स्ट्रैटेजीज़ टेस्ट करते थे, तो एक आइडिया को टेस्ट करने में हम लोग को 1 वीक लगता था। और आप सोच लीजिए कि कम से कम आप 200-300 स्ट्रैटेजीज़ टेस्ट करोगे, तब जाके शायद 3-4 काम की मिले। और जैसे-जैसे आप स्ट्रैटेजीज़ टेस्ट करते जाते हो, आपको समझ में आता आता जाएगा कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी आइडिया टेस्ट करो, तो आपको पहले से पता चल जाता है कि ये इसके काम करने की कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इन सब के थ्रू निकल गया, तब जाके हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है? तो ऑब्ज़र्वेशन और जो आइडिया वाला है, आप लोग क्या लगता है कि हम कहाँ-कहाँ से आइडिया ले सकते हैं? आप लोग खुद कहाँ से आइडियाज़ लेते हो? यूट्यूब, बुक, इंटरनेट, फ्रेंड्स, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्विंग्स, वीडियोस। तो बेसिकली जो मैंने स्लाइड में आगे लिखा हुआ है, उन सब का आंसर आपको पहले से ही पता है कि कहाँ-कहाँ से आप आइडिया और ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। मैनुअली चार्ट से कर सकते हो, किसी की ट्रेनिंग से कर सकते हो, सेमिनार, वेबिनार, यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल, ब्लॉग्स, बुक्स, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली सेम पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। अब ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि जब आप स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के लिए जाओ, तब आप इसको ऐसे फ्रेमवर्क्स में पार्ट बाय पार्ट सोचो कि मेरा पहला काम है ऑब्जर्वेशन और आइडिया। मैं इन सब के थ्रू सारे आइडियाज़ निकालूँगा। एक कोई भी डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें मैं लिखूँगा सारे आइडियाज़ और फिर उस पे काम करना आगे स्टार्ट करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि या तो मैं मैनुअली चार्ट स्कैन करूँ, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होता है कि आप खुद ही चार्ट्स को स्कैन करो। यूट्यूब वीडियोज़ हो गया, बुक्स पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, सेमिनार, वेबिनार, फ्री हो, पेड हो, जो भी हो, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स या जो भी आप लोगों से मिलते हो उनके थ्रू। तो ये सारे सोर्सेज़ के थ्रू आपके आइडियाज़ बनते हैं। कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि ये स्ट्रैटेजी मेरी है, मैंने इस पे पेटेंट कराया है, ये मेरा खुद का आइडिया है, तो कोई भी आइडिया, ट्रेडिंग हो या बाहर का हो, कोई भी आइडिया यूनिक आइडिया नहीं होता। सारे आइडियाज़ किसी और के बनाए हुए आइडियाज़ के कॉम्बिनेशन के थ्रू बनते हैं। ठीक है? तो आप पहले इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे। नेक्स्ट है आपको अपने ही आइडियाज़ को रूल्स और गाइडलाइंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है? तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप कोई बुक पढ़ रहे थे, वहाँ पे इनसाइड बार के बारे में बात हो रही थी कि अगर एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल हो, तो इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब उस आइडिया को आपने लिया और उस आइडिया को लेने के बाद आप चार्ट पे गए। चार्ट पे आपने स्टार्टिंग में आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करोगे, थोड़ा-सा तो आप रैंडमली अलग-अलग स्टॉक में देख के, जैसे आप 20 रैंडम स्टॉक्स उठाए, कोई भी रैंडम डे पे जाओगे, वहाँ पे चेक करके देखोगे। जितना आप देखते जाओगे, आपके माइंड में क्लियर होते जाएगा कि आपको एक पैटर्न क्लियरली दिखने लग जाएगा कि अच्छा, इस ये पैटर्न है जिसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ। तो पहला काम होता है कि आप उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करो। जो भी चीज़ है, जो भी डिस्क्रिशनरी आइडियाज़ है, उसको आप स्पेसिफिक रूल्स में लाओ, ठीक है? उसके बाद अब मैं जिस प्रोसेस से करता हूँ, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फिर मैं ये देखता हूँ कि जो भी मेरा एंट्री टाइप होगा, वो किस टाइप का एंट्री है। तो मुझे बेसिकली लगता है कि 4 टाइप के एंट्री टाइप होते हैं। कैंडल है, मान लेते हैं 5 मिनट की एक कैंडल है ऐसी। तो ब्रेकआउट जब मैं बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि आप इसके हाई के ब्रेक होने पे बाय करोगे, लो के ब्रेक होने पे सेल करोगे। मतलब आप दोनों साइड का व्यू लेके चल रहे हो कि जैसे ही इनसाइड बार बन गई मान लीजिए, तो आप हाई के ऊपर बाय करोगे, लो के नीचे सेल करोगे। एक लॉजिक ये होता है एंट्री का। दूसरा होता है डायरेक्शनल ब्रेकआउट, कि आपने कुछ रूल्स रखे हुए हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ बाइंग साइड का ही देखना है या सिर्फ सेलिंग साइड का ही देखना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने इसमें 200 एसएमए ऐड कर दिया है कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल है, तो मैं सिर्फ उस इनसाइड बार के हाई के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर रहा हूँ, लो के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करूँगा। तो एक हो गया दोनों साइड, एक हो गया डायरेक्शनल, और एक होता है रिवर्स ट्रेड करना, या बोल सकते हैं मीन रिवर्जन वाला, कि आप हाई पे बाय नहीं कर रहे हो। 2 टाइप के लॉजिक होते हैं, आप लोग को पता होगा। एक होता है कि हम नीचे बाय करके ऊपर सेल करते हैं, मतलब बाय लो सेल हाई। दूसरा लॉजिक होता है बाय हाई सेल हायर,
मतलब आप हाई पे बाई कर रहे हो और आपका प्लान है कि और ऊपर बेचने का, ठीक है? तो ये जो ब्रेकआउट होते हैं वो होते हैं बाई हाई सेल हायर वाले, और जो थोड़े उल्टा लॉजिक होता है कि आप ऊपर सेल कर रहे हो और नीचे बाई कर रहे हो। तो ये हो गया रिवर्स वाला लॉजिक, और उसी में अगर आप डायरेक्शन ऐड कर देते हो कि इस कंडीशन के लिए सिर्फ बाइंग का सोचोगे या एक्स वाई जेड कंडीशन के लिए सिर्फ सेलिंग का सोचोगे, तो वो हो गया डायरेक्शनल रिवर्सल ट्रेड। तो बेसिकली 4 टाइप के ही लॉजिक्स हैं, या तो आप दोनों साइड ब्रेकआउट करोगे, या तो डायरेक्शन कर लोगे, या तो रिवर्सल, ठीक है? तो पहले आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, फिर आपने ये रिकॉग्नाइज किया कि दोनों साइड ट्रेड करना ठीक है कि एक साइड पे ही ट्रेड करना, और ब्रेकआउट पे बाई करना ठीक है कि ब्रेकआउट पे रिवर्स ट्रेड लेना ठीक है। तो उसके बाद आप अपने एंट्री टाइप डिसाइड कर लोगे। तो मान लीजिए आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया इनसाइड बार, आपने एंट्री टाइप डिसाइड किया ब्रेकआउट, फिर आप अपना स्टॉप लॉस टाइप डिफाइन करोगे कि क्या आप फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखना चाहते हो कि कैंडल के लो पे आपने स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया, या आपका जो भी स्टॉप लॉस है वो बाद में ट्रेल भी हो रहा होगा। तो इस टाइप का आप चेंज कर सकते हो। जनरली मैं बोलूँगा कि आप लोग स्टार्ट करो फिक्स्ड स्टॉप लॉस से, उसके बाद ही आप कभी ट्रेलिंग का सोचना, अभी फिक्स्ड से स्टार्ट करेंगे। फिर है डिफाइन एग्जिट टाइप, या तो आपका फिक्स्ड एग्जिट है कि 1:3 1:4 रिस्क रिवॉर्ड पे मुझे एग्जिट लेना है, या तो एंड ऑफ डे पे करना है, या तो ट्रेलिंग करते हुए मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है? ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, भले आपको कितना सिंपल नाइव लगे, बट आप इसको इस तरीके से ही सिस्टमैटिकली सोचने की आदत डालिए, ठीक है? उसके बाद आपका काम होगा विजुअली बैक टेस्ट करना, रैंडमली कोई कोई चार्ट ओपन करके देख लो। उससे क्या होगा कि आपका ये जो रिकॉग्निशन जो है बेसिक पैटर्न का, हो सकता है उसमें आप कुछ और ऐड कर दो या कुछ और निकाल दो, ठीक है? उसके बाद आ जाएंगे रिकॉग्नाइज द लॉजिक एंड ऐड योर प्रीवियस आइडियाज इन इट। हो सकता है कि आपने पहले भी कुछ आइडियाज टेस्ट किए हों, उसके अकॉर्डिंग आप इस लॉजिक में ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपने कहीं से सीखा इनसाइड बार, अब आप किसी और ट्रेनर से सीखे थे कि जब भी इनसाइड बार या कोई भी पैटर्न पिवट पे बनता है या सपोर्ट पे बनता है तब बाई करना चाहिए। तो आप इन दोनों आइडियाज को आपने ऐड कर दिया, ठीक है? इस टाइप से आप ऐड कर करके अपने पैटर्न को एक फाइनल स्टेज पे ले आओगे कि ये मेरा एंट्री प्लान है, ये एग्जिट प्लान है, ये स्टॉप लॉस प्लान है। तो आपके रूल्स और गाइडलाइंस जैसे ही बन जाएंगे, फिर आपको बैक टेस्ट करना स्टार्ट करना है। और ये जो बैक टेस्ट का प्रोसीजर है, ये बहुत ही बोरिंग प्लस बहुत ही टीडियस है, बहुत लंबा है, ठीक है? आपको हफ्ते भर बैठ के वो करना पड़ेगा। जितना भी टफ हो, मैं आपको बोलूंगा कि अपनी पहली स्ट्रैटेजी मैनुअली बैक टेस्ट करके ही बनाना, ठीक है? तो बैक टेस्टिंग फ्रेमवर्क मेनली आपको बैक टेस्ट करते समय ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेन पेपर छोड़ के आप लोग अब गूगल स्प्रेडशीट यूज़ करना स्टार्ट कर दो, या तो एक्सेल पे, क्योंकि वहाँ पे एक बार जब आप सारा पीएनएल लिख लोगे, तब आपके लिए कैलकुलेशंस ईज़ी हो जाएँगी। पहला स्ट्रैटेजी जो होगा, मैं आपको बोलूँगा कि उसको मैनुअली बैक टेस्ट ही करना। जब तक आप एक बार मैनुअली बैक टेस्टिंग का प्रोसीजर नहीं जानोगे, जब तक उतने चार्ट्स नहीं देखोगे, आप स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं कर पाओगे। डायरेक्टली कोडिंग, एमई ब्रोकर, वीबीए के थ्रू स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं होती है। आपका मेन आइडिया आपको पहले खुद मैनुअली चार्ट्स पे देखना पड़ेगा, तभी आप कुछ मॉडिफाई कर पाओगे, तभी कुछ ठीक कर पाओगे, ठीक है? थर्ड, कि वही हर साल निफ्टी फिफ्टी की लिस्ट अलग अलग होती है, तो बैक टेस्टिंग के टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो, तब उस टाइम के हिसाब से क्या निफ्टी फिफ्टी था वो देख के चलो, ठीक है? और अगर स्टॉक्स के लिए आप बैक टेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 ईयर का बैक टेस्ट होना चाहिए। अगर इंडेक्स के लिए कर रहे हो तो 3 साल का मिनिमम, क्योंकि इंडेक्स में क्या है कि कई बार 6-6 महीने 7-7 महीने मतलब जो पूरा इंडेक्स है वो एक ट्रेंडिंग वे में रहता है। मान लीजिए अगर आप में से कोई 2017 का मार्केट के टाइम पे ट्रेड करता होगा, तो याद होगा कि उस टाइम पे अगर आप कुछ भी जैसे पोजिशनल के लिए बाई करते तो आपको अच्छा प्रॉफिट ही होता, क्योंकि पूरे साल मार्केट वन वे ही रहा है। तो कई बार ऐसे साल आते हैं जब पूरे टाइम वन वे ही था, और उस टाइम पे पता चला आपने 2017 के डेटा पे कुछ टेस्ट कर लिया और आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है, बट 2018 में आपका लॉस हो जाता। तो सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी अलग अलग मार्केट कंडीशंस में टेस्ट होनी चाहिए। स्टॉक्स में क्या होता है कि 50 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स ट्रेंडिंग है, तो कुछ कहीं ना कहीं रेंज बाउंड चॉपी मार्केट के उसमें रहते ही हैं। तो एक साल के अंदर स्टॉक्स में हर टाइप की चीज़ें हो जाती है बेसिकली, मोस्टली। तो इसलिए स्टॉक्स के लिए 1 साल बोल सकते हैं स्टार्ट करने के लिए सही है, कि एटलीस्ट आपने 1 साल का बैक टेस्ट किया है, और इंडेक्स के लिए 3 साल, ठीक है?
तो जब आप अपने स्प्रेडशीट पे आओगे तो आपको मेनली ये 5 चीज़ें लिख के चलना है। जब भी आप स्टॉक टेस्ट करो कोई भी ट्रेड, मान लेते हैं कि चलिए इनसाइड बार ही है, ठीक है? तो एक बार एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर पहली कैंडल के अंदर सेकंड कैंडल रहती है, तो उसके ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड करना है, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी है। तो आप करोगे क्या? 50 स्टॉक्स हैं, एक-एक स्टॉक करके आप एक-एक स्टॉक आपको ओपन करना है, जो भी 1 साल पहले से 12 महीने पहले जाइए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक-एक स्टॉक सारे चीज़ आपको नोट करते जाना है। कैसे करना है? इसमें पहले मैं आपको बाकी कॉलम्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि आपको पहली चीज़ डेट ऑब्वियसली लिखना है, ताकि आप डेट अगर आप नहीं लिखोगे तब आपको पता नहीं चल पाएगा कि ड्रॉडाउन कितना आया है या लाइन से कितने लॉसेस हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो बैक टेस्ट करते हैं, बोल सकता हूँ कि 90% लोग स्टॉक्स उठाएँगे, प्रॉफ़िट लॉस एक साथ नोट कर लेंगे, सबको ऐड कर देंगे और उसको सोचते हैं कि वो उनका प्रॉफ़िट लॉस है। एक्चुअली में आपको डेट वाइज़ देखना चाहिए, उससे आपको ड्रॉडाउन पता चल जाएगा। हो सकता है कि बीच में आपका 70% का ड्रॉडाउन आया हो, तो आप उसमें ट्रेड ही नहीं कर पाते। भले वो बाद में रिकवर हो गया, बट वो स्ट्रैटेजी ट्रेडेबल नहीं है। तो ये तभी आप इस टाइप की कैलकुलेशन कर पाओगे जब आप डेट पहले से नोट करते चलो। उसके बाद 2 टाइप के प्रॉफ़िट लॉस है जो आपको बैक टेस्ट करते समय दोनों चीज़ें लिखनी चाहिए, ठीक है? एक है फिक्स्ड अमाउंट वाइज़ आपका प्रॉफ़िट लॉस क्या है और एक है फिक्स्ड रिस्क वाइज़। इसका क्या मतलब है? सीधा चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो, तो जब आप यहाँ के इसके मेजर टूल में जाओगे यहाँ पे, तो एक होता है फिक्स्ड अमाउंट वाइज़, कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है और आपने ये डिसाइड किया कि अगर आप बाई कर रहे हो, जहाँ पे भी आपका एंट्री ट्रिगर होता है, वहाँ जो आपकी क्वांटिटी है, मान लीजिए आपका प्लान ऐसा है कि 1 लाख रुपए में जितने आते हैं मैं उतना शॉर्ट करूँगा या उतना ही बाई करूँगा। तो आपने क्या किया है, आपने अपना स्टॉप लॉस या अपना रिस्क को डिफाइन नहीं किया है, आपने उस अमाउंट को डिफाइन किया है कि एग्ज़ैक्टली 1 लाख रुपीज़ की ट्रेड मैं लूँगा। तो अगर आप उस टाइप का कर रहे हो, तब आपको कैसे अपना प्रॉफ़िट कैलकुलेट करना है, यही नॉर्मल परसेंटेज टूल लोगे आप। मान लेते हैं इस केस में यहाँ पे देख रहे हैं कि इनसाइड बार बन रहा है, हम हमारी स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट वाली, कि दोनों साइड जहाँ भी ब्रेकआउट हो हमको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो नीचे के साइड ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ शॉर्ट करते हैं, तब आप क्या करोगे, यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करके मान लेते हैं कि 315 एग्ज़िट है, तो 315 पे जो क्लोजिंग है वहाँ तक देखो कि कितना परसेंटेज मूव हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस वाले एरिया में कितना परसेंटेज मूव हुआ है वहाँ से वहाँ तक, 0.55%। तो जब आपका टाइप 1 पीएनएल है, जहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट है, तो उसके सामने आप लिखोगे 0.55%। जो टाइप 2 पीएनएल है, आपको दोनों चीज़ें नोट करना है, क्योंकि कई बार कुछ स्ट्रैटेजीज़ में फिक्स्ड रिस्क बेटर काम करता है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ में फिक्स्ड अमाउंट अच्छा काम करता है, ठीक है? तो आपको टेस्ट करते समय दोनों करके चलना है, ताकि आप लास्ट में कैलकुलेट करके देख लो कि क्या बेटर चल रहा है। तो जो टाइप 2 है, वो है फिक्स्ड रिस्क। उसमें क्या रहेगा कि आप देखो कि आपका जो हाइट है पूरा, जहाँ आप एंट्री कर रहे हो, मान लेते हैं इस कैंडल के लो पे आप एंटर कर रहे हो और इसके हाई पे आपका स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ शॉर्ट करते और यहाँ स्टॉप लॉस होता, तो इसका डिस्टेंस देखिए, ये ऑलमोस्ट 22 रुपए 45 पैसे का डिस्टेंस है। 22 पॉइंट मान लेते हैं एक बार को 22 है, और जहाँ पे आप एग्ज़िट कर रहे हो 315 को, इस ड्यूरेशन में कहीं स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप एग्ज़िट कर रहे हो इस टाइम पे 10 रुपीज़ 30 पैसे का टोटल प्रॉफिट है। तो इसमें क्या है कि आपका रिस्क था 22 रुपीज़ का और आपका जो प्रॉफिट है वो मान लेते हैं 10 रुपीज़ का। तो आपने क्या किया, 10 डिवाइड बाय 22 कीजिए, आपने एक्चुअली में 0.45% का रिटर्न जनरेट किया है। आप यहाँ क्या कर रहे हो कि फिक्स्ड अमाउंट नहीं कर रहे हो कि आप 1 लाख का ही ट्रेड ले रहे हो। आप क्या करोगे कि ये जितना डिस्टेंस है, इसके हिसाब से मान लीजिए आपका प्लान ये है कि आपको 1% का ही रिस्क लेना है। तो आप उतनी क्वांटिटी लोगे जितने में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो कैपिटल का 1% ही जाए, ठीक है? तो उस केस में एक बार अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा अलग से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आपको क्या करना है कि क्वांटिटी हमेशा उस ट्रेड के हिसाब से चेंज करते रहना है। अगर इस कैंडल का रेंज यहाँ पे देख सकते हैं 22 है मान लीजिए, और आपने डिसाइड किया है कि आपको 100 रुपीज़ का ही रिस्क लेना है, ठीक है? तो 22 रुपीज़ का रेंज है, आपको रिस्क 100 रुपीज़ का लेना है, तो 100 डिवाइड बाय 22 कर लीजिए। तो आप सिर्फ 4.5 स्टॉक ले सकते हो, तो एक तरीके से 4 स्टॉक ले सकते हो। क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ₹100 से ज़्यादा का नहीं होगा, तो यहाँ पे आपने अपना रिस्क को डिफाइन कर लिया है।
तो जब आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना रिस्क कैलकुलेट करना है कि कितने डिस्टेंस का था और फिर फाइनली गया कितना प्रॉफिट। तो ये गया है 10 रुपीज़ का, डिस्टेंस 22 था, तो 10 डिवाइड बाय 22 कर दोगे। तो इससे आपको ये वाला प्रॉफिट भी पता चल जाएगा कि फिक्स्ड रिस्क के अकॉर्डिंग आपका क्या प्रॉफिट रहता। और अगर आप ये अलग से नहीं करना चाहते हो तो वहाँ सिर्फ ये लिख दो कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ रुपीज़ के टर्म में, या परसेंटेज के टर्म में ही लिख दीजिए। और फिर रिस्क पर ट्रेड अलग से लिख लीजिए। रिस्क पर ट्रेड मतलब यही कि यहाँ आप एंटर कर रहे हो तो आपका परसेंटेज कितना है रिस्क का, 1.3, आपका मूव कितना आया, 0.53। दोनों चीज़ें आप लिख लोगे तो आपको एंड में कैलकुलेशन में पता चल जाएगा कि आपका रिस्क पर ट्रेड वाला पीएनएल क्या है और अमाउंट बेस्ड ट्रेड वाला पीएनएल क्या है। तो ये 4-5 चीज़ें आपको हमेशा टेस्टिंग के टाइम पे नोट करनी चाहिए। ठीक है, डेट, स्टॉक नेम, टाइप 1 पीएनएल, टाइप 2 पीएनएल और रिस्क पर ट्रेड। इतनी चीज़ें इनफ है आपको जानने के लिए सारे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस, कि क्या ड्रॉडाउन गया है, कि क्या उसकी एक्यूरेसी रही है, कितने विनिंग स्ट्रीक क्या है, लूजिंग स्ट्रीक क्या है, सब कुछ आपको इन्हीं चीज़ के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बैक टेस्टिंग वाला काम हो गया। ये जो काम होता है ये काम एक्चुअली में बहुत लेंदी होता है। मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब आप लोग बैक टेस्टिंग को एक्चुअली में करने में आओगे तब आपको लगेगा कि ये बहुत बहुत ही बोरिंग और बहुत लंबा काम है, बट आप इस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा अगर आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी है तो। ठीक है, तो ये हो गया बैक टेस्टिंग फ्रेमवर्क। इसके बाद आगे की क्या इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं और वो कैसे करने हैं वो देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं जो आपको बैक टेस्ट के बाद ये सब पता होना चाहिए। तो अब आपको ये सारे कैलकुलेशंस करने हैं। पहली चीज़, आप डेट वाइज सॉर्ट कर लो। डेट वाइज सॉर्ट करने के बाद पहला काम है जो भी आपका पीएनएल है उस पे अब आप टैक्स और स्लिपेज लगाओ और फिर देखो कि कितना परसेंटेज आपका बचा। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, पहली चीज़ जब ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं पीएनएल तो हर चीज़ आप परसेंटेज में करना, रुपये के टर्म में मत करना। बोलने का मतलब ये है कि ये जो चेंज हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर, उसमें देखिए दोनों चीज़ दिखाता है कि रुपीज़ में कितना चेंज आया और परसेंटेज में कितना आया। तो आप सिर्फ परसेंटेज ही नोट करना किसी भी टाइप की कैलकुलेशन में। रुपीज़ नोट कर लोगे तो वो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हर चीज़ को परसेंटेज के टर्म में रखना, क्योंकि अलग अलग स्टॉक है, हर स्टॉक के लिए मतलब रुपीज़ अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 100 रुपये 1% हो सकता है, किसी के लिए 2 रुपये 1% हो सकता है। तो वो स्टॉक टू स्टॉक फिर चेंज होता रहेगा, तो उसके लिए आपको स्टॉक प्राइस भी लिखना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप डायरेक्टली परसेंटेज वाइज ही सारे कैलकुलेशंस करना। उसके बाद जब आप फाइनल सारा पूरा लिस्ट बना लोगे स्प्रेडशीट पे, पहला काम है टैक्स और स्लिपेज ऐड करना। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, दोनों को मिला के 0.1% में मान के चलता हूँ। 0.065 इस टाइप का कुछ परसेंटेज है आपके टैक्स का। आप खुद देख सकते हो कि टैक्स हमारा कितना ज़्यादा लगता है अगर आप एंट्री एग्जिट सब मिला लो तो। ज़ेरोधा में अगर आप ट्रेड करते हो या आप स्टॉक्स में करते हो तो आपका 0.065% के आसपास लगेगा। तो उतना प्लस हाफ ऑफ जितना हम टैक्स ले रहे हैं उतना मैं मान के चलता हूँ टैक्स और स्लिपेज के लिए। ठीक है, तो आप 0.1% जितने भी ट्रेड दिख रहे हैं सबसे 0.1% हटा देना। कई बार लोगों को लगता है कि टैक्स स्लिपेज बहुत कम होता है, 0.1% कितना ही होता है, पर जब आप देखोगे कि आप साल भर में 200 ट्रेड लिए हो और उसमें अगर आप 0.1% निकाल दोगे तो आप सोच सकते हो कि 200 ट्रेड के बाद 20% आपका ऐसे ही सिर्फ टैक्स और स्लिपेज में ही निकल जाता है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, भले आपको परसेंटेज स्टार्टिंग में कम लगे। ठीक है, तो टैक्स स्लिपेज ऐड कर लिए। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मुझे लगता है कि एक्यूरेसी हो, लूजिंग स्ट्रीक हो, प्रॉफिट लॉस अगर आपको दिख रहा है, उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ड्रॉडाउन। कि ड्रॉडाउन आपको देखना है कि कितना आपका मैक्सिमम गया है। ठीक है, ड्रॉडाउन मैंने आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको उस स्प्रेडशीट में क्या करना है वो मैं बस हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि आप अपने प्रॉफिट लॉस जब डेट वाइज कर लोगे तब उसको आप ऐड कर देना लाइन से। तो मान मान लीजिए आपको ऐसा दिख रहा है कि आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट करते हो। पहले आपका प्रॉफिट हुआ फिर वो 101 पहुंच गया, फिर और हुआ 105 पहुंच गया, 106 पहुंच गया, फिर मान लेते हैं कि 100 पहुंच गया, मतलब 6% का लॉस हुआ है। फिर हो सकता है कि उसके आगे आपने 99 लिखा हो कि 1% का लॉस और हो गया। फिर वापस आप 107 पहुंच गए।
तो स्टार्ट 101 से हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, फिर आप नीचे गए, फिर और नीचे गए, फिर वापस एक नया पीक बना लिए। तो आप क्या करो, एक जगह पीक नोट करते चलो। आपको स्टार्टिंग से देखना है कि अभी आपका पीक है 101, नेक्स्ट दिन आपका पीक हो गया 105, फिर उसके दिन नेक्स्ट पीक हो गया 106। तो आप एक जगह नोट करते चलो कि अभी करंटली मेरा 106 पीक पॉइंट है। फिर आप देख रहे हो कि अगले दिन लॉस हुआ और आपके पास सिर्फ 100 रुपीज़ बचे, मतलब आप 6 रुपये या 6% नीचे आ गए, फिर 1% और नीचे आ गए, मतलब आप अपने पीक से 7 रुपीज़ नीचे आ चुके हो या 7% नीचे आ चुके हो। फिर वापस आप 107 टच कर गए, मतलब एक नया पीक बन गया। तो इन दोनों पीक बनने के बीच में आप मैक्सिमम इस पॉइंट से 7% नीचे गए थे। तो आपका इस टाइम का ड्रॉडाउन क्या हुआ? 7 डिवाइड बाई 106, मतलब 6.6% का ड्रॉडाउन है। अब वापस आपका पीक 107 पहुंच गया और आप ये सेम चीज करते चलो, तो जो आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा लास्ट में, आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि हो सकता है कि आप 25% के ड्रॉडाउन में गए हो मैक्सिमम। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने आपके इस स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है कुछ पिछले पूरे एक साल के बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो इससे आपको ड्रॉडाउन पता चल जाएगा। ड्रॉडाउन से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है आपके दिमाग में कि जब आप लाइव टेस्ट करते हो, इवन ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार क्या होता है कि आपका पीक लगा है मान लीजिए फ़रवरी में, अब आप थोड़े ड्रॉडाउन में गए और उसके बाद वापस आपका पीक लगते-लगते 3 महीने लग गए। ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, हम लोग के साथ भी होती है। कई बार आपका जो 2 पीक है उनके बीच में 2 ढाई महीने का गैप होता है। ठीक है? तो आपको पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। अगर आप बैक टेस्ट करोगे तभी आपको पहले से पता रहेगा कि हो सकता है कि आप 3 महीने एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करो और आप एक मतलब नया प्रॉफ़िट मतलब पीक ना बना पाओ। आप उसी के बीच में घूमते रहो। ठीक है? तो ये बैक टेस्ट से ही पता चलता है। तो ड्रॉडाउन कैलकुलेशन हो गया। एक्यूरेसी कैलकुलेशन बहुत ईज़ी है। जितने भी प्रॉफ़िट्स दिख रहे हैं सबके सामने आप एक्स लिख दो, जितने भी लॉस दिख रहे हैं उसके सामने आप वाई लिख दो, जितने भी एक्स है वो कैलकुलेट कर लो, जितने वाई है कैलकुलेट कर लो। समझ में आ जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। ठीक है? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेरे ख्याल से आप सब समझते ही होंगे। लूज़िंग स्ट्रीक भी आई थिंक आप सब जान जाओगे कि लाइन से जितने आपको एक्स, एक्स, एक्स दिख रहे हैं, तो जो मैक्सिमम कंटिन्यूएशन में दिखा है वो आपकी लूजिंग स्ट्रीक हो गई या प्रॉफिट वाली स्ट्रीक हो गई। दोनों चीज़ें आपने ऐसे कैलकुलेट कर ली। हम लोग पर्सनली स्ट्रीक पे और एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग का मेन ध्यान ड्रॉडाउन पे ही होता है, वही हम लोग का अपना मेन कैलकुलेशन लगता है। कई बार स्ट्रीक कम ज़्यादा हो रही होती है, आपको बस एक आइडिया रहे, ये आपको मेंटली प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, एक्यूरेसी और स्ट्रीक। बाकी आपका जो स्ट्रैटेजी है वो कितना अच्छा है, कितने चलने के चांसेस हैं, वो सब कुछ ड्रॉडाउन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है? कि आपका प्रॉफ़िट कितना है और उस प्रॉफ़िट को पाने के लिए आपको कितना ड्रॉडाउन मतलब कितना ड्रॉडाउन आ सकता है, ठीक है? फिर आप मंथली और ईयरली प्रॉफ़िट अलग से कैलकुलेट कर लो। ये जितनी 3 चीज़ें हैं एक्यूरेसी, लूज़िंग स्ट्रीक और मंथली ईयरली प्रॉफ़िट, ये सिर्फ़ आपके जैसे वो जो मेंटल माइंडसेट है जो मैं आपको बता रहा था कि आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके चलना है, ये तीनों चीज़ें उसी के लिए है। कि अगर कभी आपके लाइन से 10-11 लॉस हो जाएँ, बट अगर आप पास्ट में देख रहे हो कि ऐसा होता आया है, तब आपको उस लूज़िंग स्ट्रीक में डर नहीं लगेगा। आपको पता है कि ऐसा पास्ट में 4 बार हुआ है, तो ये होने के चांसेस हमेशा फ्यूचर में रहते ही हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगी जब भी आपका वो टफ टाइम आएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि आप अपना कंपाउंडिंग बेस पे प्रॉफ़िट लॉस कैलकुलेट करो। तो आपको फिर अपनी स्ट्रैटेजी रेट करना आना चाहिए। आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए अपने अकॉर्डिंग कि आप किस टाइप का स्ट्रैटेजी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और आपको क्या चाहते हो आप फाइनली मार्केट से, उसके अकॉर्डिंग आपको रेट करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड कर रहा हूँ, सब ध्यान देना इस पे कि जब भी हम सब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, खासकर जो हमारा पहला साल होता है या जो भी आप इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं या जो ट्विटर पे हैं, जहाँ पे भी ये दूसरों के पोस्ट देख रहे हैं या कोई ऐड देख रहे हैं, तो सबके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होते जाती है। सब मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जैसे साल का 1000% रिटर्न ले आएँगे, ठीक है? 10 गुना कर देंगे अपने अमाउंट को। इवन मैंने खुद ऐसे ही स्टार्ट किया है कि एक्सपेक्टेशन साल की 1000% से होती है। फिर और उसमें क्या है कि आप कुछ और दूसरे ट्रेडर्स को देख रहे हो जेन्युइनली जो 300% या 200% रिटर्न कर रहे हैं, जो अपने 1 करोड़ को 2 करोड़ कर लिए, तो आपको वो होप दिखता है कि अच्छा ये पॉसिबल है।
तो आप स्टार्ट करते हो 1000% से, फिर जब आप बैक टेस्टिंग करते हो, ट्रेड करते हो या जो भी आप आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है, जो भी होता है, इस पूरे प्रोसेस के बाद 6 महीने बाद आपको समझ में आता है कि 100 नहीं 300% प्रॉफ़िट का एम करते हैं। फिर आप फिर 6 महीने 7 महीने बीतते हैं, फिर आपको लगता है कि 300 नहीं 100 कर लो वही सही। फिर आप और नीचे आते हो 50 कर लो वही सही, फिर और नीचे आते हो 25 कर लो वही सही। जब आप अपनी प्रॉफ़िट की एक्सपेक्टेशन को जब रियलिस्टिक रखते हो, जब आप फाइनली 20-25% पे आ जाते हो, आपको पता है कि पूरी दुनिया या पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है 100%, 300%, 1000% से, या कोई अगर क्लियरली बोल नहीं रहा है तो एटलीस्ट उस टाइप का कॉन्फिडेंस आपके सामने दिखा रहा है जैसे कि बहुत ईज़ी है ये। तो हम सब इस एक्सपेक्टेशन में लगातार लगे रह जाते हैं। इस एक्सपेक्टेशन में हमारा रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, हम जो स्ट्रैटेजीज़ में ट्रेड करते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हर ट्रेड पे हम प्रॉफ़िट निकाल पाएँ, तो कभी वो माइंडसेट डेवलप ही नहीं हो पाता है। जब आप 1000 से 300, 300 से 100 फिर 50 फिर 25 पे आओगे, तब जाके फाइनली आप 25 अचीव कर पाओगे पहली बार। जब पहला साल आपका गुज़रता है 25% के प्रॉफ़िट में, तब आपको जैसे पूरा खेल समझ में आता है कि अच्छा कितना मेन पार्ट इसमें मैथमेटिक्स का है। आपको एक्चुअली में पूरा मैथमेटिकल माइंडसेट प्रोबेबिलिटी ये सब ध्यान में रख के, और जब आप 25% की एक्सपेक्टेंसी रखते हो तब जाके आप एक्चुअली में अचीव कर पाते हो, और तब आपको समझ में आता है कि किस टाइप की चीज़ें काम करती हैं और क्या काम नहीं करती हैं। फिर 25 पे एक बार आप पहुँच जाओ तब आपकी जर्नी वापस ऊपर की साइड स्टार्ट होती है। तब आप जान पाओगे कि अच्छा ये काम करता है तो उस पे मैं ज़्यादा काम करूँगा। तब आप 25 से 50% कर पाओगे अगले साल, उसके बाद 100, और फिर अगर पॉसिबल रहा तो 200, 300।